हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। IBPSC प्री 2023 का जो हमारा कोर्स चल रहा है एल सीरीज़ उस 9999 MCQ का, उसका आज हम 18वां भाग करने वाले हैं। 17 भाग इसके कर चुके हैं। बहुत ही शानदार, बहुत ही महत्वपूर्ण रामबाण क्वेश्चन है। MPPSC प्रीलिम्स का ये ब्रह्मास्त्र है। अगर आप ये 10,000 क्वेश्चन प्लस इसके साथ जो आपको करंट अफेयर्स 2000 प्रश्नों की बुकलेट मिलती है, 3 बुकलेट आपको हमारे पैकेज के साथ दी जाती है, वो तीनों कर लेते हैं तो आपका प्रीलिम्स आने से कोई नहीं रोक सकता। साथ में हम इसके साथ आपको एक ग्रुप भी प्रोवाइड कराएंगे, ग्रुप में भी आपकी तैयारी कराई जाएगी। ये जो टेस्ट नंबर 1 है उसके क्वेश्चन मैं आपको करा रही हूँ। पूरे ये 100 टेस्ट आपको मिलेंगे, साथ में आपको करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव वन लाइनर वो फ्री दिए जाएंगे इन 2 बुकलेट के साथ। लगभग 800 पेजेस की ये बुकलेट है। 2 बाइंडिंग बुकलेट मिलेंगी इसमें और साथ में एक स्टेपलर का करंट अफेयर मिलेगा। होलकर वंश के संस्थापक कौन थे? पहला क्वेश्चन है, होलकर वंश के संस्थापक थे मल्हारराव होलकर। कौन थे होलकर वंश के संस्थापक? मल्हारराव होलकर थे। 1694 में इनका जन्म हुआ था और मृत्यु इनकी 1766 में हुई थी। आपसे पूछें कि मल्हारराव होलकर ने कब ये होलकर वंश की स्थापना की थी, तो 1720 के समथिंग इन्होंने होलकर वंश की स्थापना की थी और मालवा क्षेत्र में मराठा सेनाओं की कमान संभाली थी। और 1733 में जो पेशवा थे उन्होंने इंदौर के आसपास के क्षेत्र के 9 परगना इन मल्हारराव होलकर को दे दिए थे। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस शासक को मध्य भारत का नेपोलियन कहा जाता है? देखो, गुप्त वंश का जो राजा था समुद्रगुप्त, उसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त को किसका बोला जाता है? भारत का नेपोलियन बोला जाता है। समुद्रगुप्त बीणा बजाते थे, लेकिन यहाँ पे बोल रहे हैं मध्य भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो मध्य भारत का नेपोलियन कहा जाता है यशवंत राव होलकर को। मध्य भारत का नेपोलियन किसको बोलते हैं? यशवंत राव होलकर को मध्य भारत का नेपोलियन बोलते हैं। यशवंत राव होलकर ये तुकोजी राव होलकर के पुत्र थे और 1776 में इनका जन्म हुआ था। 1811 में जो भानपुरा है मध्य प्रदेश में, वहाँ इनकी मृत्यु हो गई थी। मल्हारराव होलकर द्वितीय इनके बच्चे थे और जो मल्हारराव होलकर थे वो उनके दादा थे। इनका 1799 में राज्याभिषेक हुआ था, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, होलकर वंश ने भानपुरा को अपनी राजधानी कब बनाया था? होलकर वंश ने भानपुरा को अपनी राजधानी कब बनाया था? 1767, 1798, 1747 या 1818 कब बनाया था? तो होलकर वंश की जो राजधानी थी वो महेश्वर थी। 1766 से 1797 तक महेश्वर राजधानी रही थी और 1798 से 1817 तक भानपुरा को अपनी राजधानी बनाया। याद रखिएगा, 1766 से 97 तक क्या रही थी? महेश्वर रही थी। उसके बाद 1797 से रही थी 1817 तक भानपुरा। उसके बाद 1818 से राजधानी बन गई थी इंदौर। ये तीनों याद रखिएगा। 1798 से 98 में भानपुरा रही थी, 1767 में महेश्वर रही थी और 1818 में इंदौर को राजधानी बना दिया था। अगला क्वेश्चन है, महेश्वर घाट का निर्माण किसने करवाया था? मल्हारराव होलकर ने, अहिल्याबाई होलकर ने, शिवाजीराव होलकर ने या यशवंत राव होलकर ने? किसने करवाया था? देखो, महेश्वर का जहाँ नाम आता है वहाँ अहिल्याबाई होलकर का नाम आ जाता है। महेश्वर की बहुत सारी महेश्वर की साड़ियाँ, महेश्वर के किले सब ये अहिल्याबाई होलकर ने बनवाए हैं, लेकिन महेश्वर घाट का निर्माण यशवंत राव होलकर ने करवाया था। अगला क्वेश्चन है, किसे इनमें से दार्शनिक रानी कहा जाता है? दार्शनिक रानी का मतलब होता है जिन्होंने बहुत अच्छे दर्शन के क्षेत्र में बहुत अच्छे काम किए हो, उनको दार्शनिक रानी कहा जाता है। तो इनमें से किसको कहा जाएगा दार्शनिक रानी? रानी अहिल्याबाई को दार्शनिक रानी कहा जाता है।
अगला क्वेश्चन है, महेश्वर में कपड़ा उद्योग को संरक्षण किसने प्रदान किया था? महेश्वर में कपड़ा उद्योग को संरक्षण प्रदान किया था देवी अहिल्याबाई ने। किसने प्रदान किया था महेश्वर में कपड़ा उद्योग को संरक्षण? अहिल्याबाई ने किया था। देवी अहिल्याबाई ने महेश्वर में कपड़ा उद्योग को संरक्षण प्रदान किया था। इन्होंने बहुत सारे जो महेश्वर की साड़ी के नाम से भी प्रसिद्ध है। तो महेश्वर में कपड़ा उद्योग को संरक्षण किसने दिया था? अहिल्याबाई ने दिया था। उन्होंने अहिल्याबाई जो गरीबों के लिए महेश्वर वस्त्र उद्योग की स्थापना भी की थी। साड़ी उद्योग में हथकरघे का प्रचलन था। उन्होंने हाथ से साड़ियाँ बना बना के महिलाओं को रोजगार देने के लिए इसकी शुरुआत की थी और इनके ही संरक्षण में महेश्वर की बुनाई परंपरा आरंभ हुई थी। महेश्वर की जो बुनाई परंपरा है वो इन्हीं की संरक्षण में आरंभ हुई थी। अगला क्वेश्चन है, देवी अहिल्या की मुद्रा में किसके चित्र बने होते थे? शिवलिंग के, बेलपत्र के, नदी के या उपरोक्त सभी? तो इन सभी के चित्र बने हुए थे। फ्रेंड, आप जब लोग मेरा टेस्ट परचेस करेंगे तो जो टेस्ट नंबर 1 है उसमें आपको ये सभी क्वेश्चन दिखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है, इंदौर के लाल बाग पैलेस का निर्माण किसने करवाया था? अहिल्याबाई ने, यशवंतराव होलकर ने, यशवंतराव होलकर ने या शिवाजीराव होलकर ने? तो इंदौर का जो लालबाग पैलेस है उसका निर्माण कराया था शिवाजीराव होलकर ने। किसने कराया था इंदौर के लालबाग पैलेस का निर्माण? तो इंदौर का जो लालबाग पैलेस बना था उसका निर्माण कराया था शिवाजीराव होलकर ने, याद रखिएगा। और ये जो लालबाग महल है वो खान नदी के किनारे है। इंदौर भी खान नदी के किनारे है और ये जो लालबाग पैलेस है वो भी खान नदी के किनारे है। और खान नदी के किनारे पर ये जो लालबाग पैलेस एक 3 मंजिला इमारत है और इसका निर्माण शिवाजीराव होलकर ने किया था। और इस महल का जो इस्तेमाल होता था वो शाही होलकर परिवार, शाही कोई भी शाही परिवार होता था उसका मेजबानी में करता था। मतलब जब भी कोई इनके यहाँ आता था तो इसी महल में ठहरवाते थे और ये वास्तुकला का एक अच्छा उदाहरण है। तो याद रखिएगा, इंदौर के लालबाग पैलेस का निर्माण किसने कराया था? इंदौर के लालबाग पैलेस का निर्माण शिवाजीराव होलकर ने करवाया था। राजपुर घाट की संधि कब हुई थी? राजपुर घाट की संधि तो ये 1805 में हुई थी। कब हुई थी? 1805 में हुई थी राजपुर घाट की संधि। और ये अंग्रेज़ों के साथ हुई थी, मराठाओं की 1805 में हुई थी। इस समय अंग्रेज़ों और किसके बीच हस्ताक्षर हुए थे? तो अंग्रेज़ों और यशवंतराव होलकर के बीच इसमें संधि हुई थी। किसमें? राजपुर घाट की संधि किस किस के बीच हुई थी? अंग्रेज़ों और यशवंतराव होलकर के बीच हुई थी। कब हुई थी? 1805 में हुई थी, याद रखिएगा। राजपुर घाट की संधि कब हुई थी? 1805 में हुई थी। किस किस के बीच हुई थी? अंग्रेज़ों और यशवंतराव होलकर के बीच ये संधि हुई थी। अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के समय होलकर रियासत के प्रमुख कौन थे? शिवाजीराव होलकर, तुकोजीराव होलकर द्वितीय, यशवंतराव होलकर या मल्हारराव होलकर? 1857 की क्रांति के समय जो होलकर रियासत के प्रमुख थे वो थे तुकोजीराव होलकर द्वितीय। कौन थे? तुकोजीराव होलकर द्वितीय थे। इनका कार्यकाल 1835 से 1886 तक रहा था। कब तक रहा था? 1835 से 1886 तक इनका काम रहा था। और 1857 की क्रांति के समय ये होलकर रियासत के प्रमुख थे। अक्टूबर 1872 में इन्होंने टी माधवराव को इंदौर के दीवान के रूप में नियुक्त किया था। तो याद रखिएगा, होलकर रियासत के प्रमुख कौन थे 1857 की क्रांति के समय? तो तुकोजीराव होलकर द्वितीय थे। अगला क्वेश्चन है, इंदौर का नवरत्न मंदिर वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? इंदौर का नवरत्न मंदिर वर्तमान में इंदौर के जो नवरत्न मंदिर है उसको किस नाम से जाना जाता है? ये हम होलकर साम्राज्य की बात कर रहे हैं। तो ये होलकर शासकों ने ही इसका निर्माण कराया था, इंदौर के नवरत्न मंदिर का। और इसको वर्तमान में केंद्रीय संग्रहालय बोला जाता है। अंडरुलु के निर्देशन में इस नवरत्न मंदिर ने एक संग्रहालय का आकार लिया था, अरुणडले के निर्देशन में। तो याद रखना, इंदौर का नवरत्न मंदिर वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? इंदौर का जो नवरत्न मंदिर है वर्तमान में केंद्रीय संग्रहालय के नाम से जाना जाता है।
राष्ट्रकूट नरेश जो इंद्र थे उन्होंने भी इस मंदिर का निर्माण एक इंद्रशेखर मंदिर के नाम से यहाँ पे करवाया था। अगला क्वेश्चन है, मध्य भारत में विलय के समय इंदौर रियासत के प्रमुख कौन थे? तो कोजीराव होलकर, यशवंतराव होलकर वन, यशवंतराव होलकर द्वितीय या शिवाजीराव। तो मध्य भारत का जब विलय हो रहा था, जब देश आज़ाद हुआ था 1948 में, जब रियासतों का विलय हो रहा था, रियासतों का विलय 1948 में हुआ था। 28 मई 1948 को रियासतों का विलय हो रहा था। तो उस समय जब सभी रियासतों के प्रमुख शपथ दिला रहे थे, मध्य भारत का जब प्रांत बन गया था, जवाहरलाल नेहरू ने ग्वालियर रियासत के शिवाजीराव सिंधिया को राज प्रमुख की शपथ दिलाई थी। तो जिस समय रियासत बन रही थी, तो ये भी याद रखिएगा कि अगर यहाँ इंदौर रियासत में कौन थे और सिंधिया रियासत में कौन थे। तो सिंधिया रियासत में कौन थे? शिवाजीराव सिंधिया थे देश की आज़ादी के बाद, और कार्यक्रम ग्वालियर में हुआ था। और इंदौर के यशवंतराव होलकर ने शपथ ली थी। किसने ली थी? यशवंतराव होलकर द्वितीय ने इसमें शपथ ली थी मध्य भारत में विलय के समय। तो याद रखिएगा यशवंतराव होलकर द्वितीय, और वहाँ पे कौन थे? शिवाजीराव सिंधिया थे। अगला क्वेश्चन है, ग्वालियर में सिंधिया वंश के संस्थापक कौन थे? महाजी सिंधिया, शिवाजीराव सिंधिया, राणोजी सिंधिया। या देखो सिंधिया वंश का नहीं बोल रहे हैं, ग्वालियर में सिंधिया वंश का कौन थे ये पूछ रहे हैं। तो ग्वालियर में सिंधिया वंश के संस्थापक थे राणोजी सिंधिया। कौन थे ग्वालियर में सिंधिया वंश के संस्थापक? राणोजी सिंधिया थे। ये 1720 से 1745 तक पेशवा बाजीराव के जो सेनापति थे, वे रियासत ग्वालियर राज्य के संस्थापक थे। इन्हें मराठों के सिंधिया वंश द्वारा स्थापित किया गया था। तो याद रखिएगा सिंधिया वंश के संस्थापक कौन थे? राणोजी सिंधिया थे, और इनका जन्म 1726 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, पानीपत के तीसरे युद्ध में कौन सा सिंधिया शासक शामिल था? राणोजी सिंधिया, जयाजीराव सिंधिया, माधवराव सिंधिया या महाजी सिंधिया। देखो पानीपत की जो तीसरी लड़ाई है वो 1761 में हुई थी। अहमद शाह अब्दाली और पुणे के सदाशिवराव भाऊ के बीच ये लड़ा गया था, और इसमें अहमद शाह अब्दाली की विजय हुई थी, जिसने सदाशिवराव भाऊ को हरा दिया था। और इसमें कौन सा सिंधिया शासक इस समय कौन सा सिंधिया शासक था? तो उस समय थे महाजी सिंधिया। कौन थे? महाजी सिंधिया उस समय शासक थे। तो याद रखिएगा इनका जो प्रधान कौन था? सदाशिवराव भाऊ था। तो ये प्रश्न याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, फ्रेंड देखिए ये हमारी प्री टेस्ट की महाअभ्यासिका है, बहुत ही शानदार ब्रह्मास्त्र है प्रीलिम्स के। और ये इसमें 10,000 तो आपको MCQ यूनिट वाइज मिलेंगे, मतलब हर यूनिट से आपको, जैसे कि अभी हम यूनिट फर्स्ट के क्वेश्चन कर रहे हैं, ये टेस्ट मैंने 18 वीडियो इसके करवा दिए हैं। ये 18 वीडियो मैंने इसी टेस्ट से करवाए हैं। आप इसको देख के क्वेश्चन का लेवल देख सकते हैं। करंट अफेयर्स हो, महत्वपूर्ण सम्मेलन हो, महत्वपूर्ण पुरस्कार हो, हर फैक्ट कवर किया है। चाहे MP का भूगोल हो, MP इको हो, भारत का इको हो, भारत की भूगोल हो, भारत का इतिहास हो, संविधान हो, मध्य प्रदेश का संविधान हो, विज्ञान पर्यावरण हो, चाहे सूचना प्रौद्योगिकी हो, चाहे आयोग हो, सब कुछ बहुत ही सुंदर तरीके से कवर किया है। ये टोटल 3 बुकलेट आपको मिलती हैं, और ये एक करंट अफेयर्स की इसके साथ आपको फ्री दी जाती है। ये जो 10,199 MCQ की बुकलेट है, ये दो बुक्स के रूप में आपको दी जाती हैं। 2 बुक्स के रूप में इसलिए क्योंकि ये लगभग 800 पेज हैं, आपको पढ़ने में कैरी करने में प्रॉब्लम ना हो, इसलिए 2 बाइंडिंग बुकलेट दी जाएंगी। और ये जो करंट अफेयर्स आपको फ्री मिलती है, स्टेपलर बाय फाइल आपको मिलेगी। यूनिट 1 से 10 तक ये संपूर्ण करंट अफेयर्स कवर है। देख सकते हैं इस तरह की बाइंडिंग आपके घर पर पहुँचेंगी। ये 1, 2 और ये 3, ये तीनों पहुँचेंगी। शुरू के 50 लोगों का जो चार्ज है वो 1399 रुपये है, प्लस इसमें कुरियर चार्ज अलग है। जैसे ही 50 लोग कंप्लीट हो जाएंगे ये रेट बढ़ जाएगा। तो अगर आप हमारी ये प्री टेस्ट की महाअभ्यासिका लेना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर ये दिया हुआ है 6260190944। बहुत ही शानदार ये पत्रिका। इसके साथ हम आपको एक व्हाट्सअप का ग्रुप भी देते हैं। ये व्हाट्सअप का पेड ग्रुप रहता है। जो लोग भी हमारे टेस्ट लेते हैं उन सभी को ये ग्रुप दिया जाता है।
टेस्ट से संबंधित कोई भी हमें व्याख्या बताना हो या कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देना हो, करंट का कोई क्वेश्चन देना हो, कुछ सम्मेलन का कोई क्वेश्चन देखना हो, या कोई पुरस्कार राशि या कोई एग्जाम तक और भी कोई अपडेट आता है तो इस ग्रुप में दिया जाता है। इसमें भी ग्रुप में भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करवाए जाएंगे। तो अगर आप ये तीनों बुकलेट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। इसकी हार्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपी दोनों उपलब्ध है। सॉफ्ट कॉपी केवल 499 में दी जा रही है। आप चाहें तो इसको अपना किसी भी कॉपी पे जगह फोटो कॉपी मशीन पे जाके आप अपना प्रिंट करा सकते हैं। मुझसे ही आप 499 में ले सकते हैं, या आप मुझसे ही मंगा सकते हैं। मुझसे आप मंगाएंगे तो 1399 प्लस कुरियर रहेगा। तो आप दोनों ही कर सकते हैं, जो आपको सूटेबल रहे। और अगर ये लेना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा। जैसे ही आप पेमेंट करेंगे 7 से 8 वर्किंग डेज में पहुंच जाएंगे। दिवाली का समय है, 2 से 3-4 दिन डिले हो सकता है, लेकिन आपके पास ये आफ्टर दिवाली पहुँच ही जाएंगे। तो जो भी लेना चाहते हैं वो मुझे व्हाट्सअप करके बुकिंग करा सकते हैं। जैसे ही 50 लोग कंप्लीट होंगे, जो चार्ज है नोट्स का वो 1500 रुपये हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसे मोती वाला कहा जाता है? दौलत राव सिंधिया। किसको मोती वाला कहा जाता है? दौलत राव सिंधिया को कहा जाता है। 1794 से 1827 तक इनका शासन था और इनको मोती वाला कहा जाता है। इन्होंने मोती महल का निर्माण भी कराया था। इनके जो पिता थे वो आनंद राव थे और इनकी जो पत्नी थी वो थी बैजाबाई इनको बोलते थे। और इनको मोती वाला कहा जाता था। ऐसे याद रखिए, दौलत, जिनके पास दौलत होती है वो मोती ले सकते हैं, हीरा मोती जेवरात ले सकते हैं ना। तो ऐसे याद रखिएगा, किसको मोती वाला कहा जाता है? दौलत राव सिंधिया को कहा जाता है। ग्वालियर के मोती महल का निर्माण किसने कराया था? तो ग्वालियर का जो मोती महल है उसका निर्माण दौलत राव सिंधिया ने ही कराया। इसी कारण इनको मोती वाला भी कहा जाता है। फ्रेंड्स, ये नंबर है मेरा, इसका व्हाट्सअप करके अपना नंबर भी सेव करवा दीजिए। स्टेटस के थ्रू भी आपको क्वेश्चन आंसर याद होते रहेंगे। कमेंट बॉक्स में भी आपको मेरे फेसबुक, व्हाट्सअप, टेलीग्राम, इंस्टा की लिंक मिल जाएगी, ज्वाइन कर लीजिएगा। आकांक्षा 1957 मेरी इंस्टाग्राम की लिंक है। अगर अभी तक फॉलो नहीं किया है तो उसको भी फॉलो कर लीजिएगा। अगला है, ग्वालियर में वर्तमान में तैरता हुआ रंगमंच का निर्माण किसने कराया था? ग्वालियर में तैरते हुए रंगमंच का निर्माण किसने कराया था? विजयाराजे सिंधिया ने, बैजाबाई सिंधिया ने, देवी अहिल्याबाई ने, या रानी लक्ष्मीबाई ने? तो ग्वालियर में जो तैरता हुआ रंगमंच है उसका निर्माण कराया था बैजाबाई सिंधिया ने और 1805-50 में इनमें कराया था। बैजा ताल इसको बोला जाता है। बैजाबाई दौलत राव सिंधिया की रानी थी और जनकोजी राव की माँ थी। इस जलाशय को तैरता रंगमंच भी कहा जाता है। इसकी जिम्मेदारी पर्यटन विभाग की है। तो बैजा ताल, जो ये तैरता हुआ रंगमंच है, इसको बैजा ताल भी बोला जाता है, क्योंकि इसका निर्माण किसने कराया था? बैजाबाई सिंधिया ने कराया था। और ये जो मोती वाला दौलत राव सिंधिया है उनकी ये पत्नी थी। तो याद रखिएगा, ग्वालियर में वर्तमान तैरते हुए रंगमंच का निर्माण किसने कराया? बैजाबाई सिंधिया ने कराया था। अगला है, 1874 में जय विशाल महल के वास्तुकार कौन थे? जय विलास जो महल है उसके वास्तुकार कौन थे, ये बताना है आपको। तो इसके वास्तुकार थे सर माइकल फिज। कौन थे? सर माइकल फिलोज इनको बोलते थे, वैसे फिलोज। ग्वालियर में जय विशाल पैलेस का इन्होंने निर्माण करवाया था और इसके वास्तुकार कौन थे? सर माइकल फिलॉज। कौन थे? सर माइकल फिलॉज इसके वास्तुकार थे। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो। आशा है आपको क्वेश्चन पसंद आएंगे। बहुत ही शानदार, ये सुपर डुपर ये क्वेश्चनों की श्रृंखला है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।